हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर ने एटम को किस तरीके से डिफाइन किया कि एटम कैसा होता है, उसके बारे में ये मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले दो मॉडल थे, थॉमसन का जो वाटरमेलन मॉडल था और दूसरा आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था जो लगभग प्लानिटरी रिवॉल्यूशन के से रिजेंबल करता था। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। इतना मुश्किल है नहीं, आसान सा वर्ड है। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जिसको समझ में आएगा उसको बोहर एटॉमिक मॉडल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखते हैं तो आपको पता था सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन अराइज हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। ठीक है, ये रदरफोर्ड का लिमिटेशन है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ EM वेव। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मान लेते हैं इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी थी इनिशियली मान लेते हैं 10 जूल। अब जैसे जैसे ये एनर्जी को रेडिएट करना शुरू करेगा इसकी एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी, 10 से 9.9, 9.8 ऐसे डिक्रीज होते जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज। कंटिन्यूस समझ में आ रहा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ही डिक्रीज होगा ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, इसका पाथ थोड़ा सा स्पाइरल टाइप का होना शुरू हो जाएगा, ये आप इनवर्ड अंदर को आना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अंदर को आते जाएगा और एक दिन फाइनली ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये है आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। जब एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाता है और जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएगा तो न्यूक्लियस में एक दिन गिर जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये रदरफोर्ड का लिमिटेशन है। ठीक है, अब बोहर ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उसने अपना एक रूल लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। उसने ये बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जब तक ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी जो रहती है एनर्जी फिक्स्ड रहती है। मैंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहती है, वो लूज नहीं करता, EM वेव के फॉर्म में लूज नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज से रिलेटेड वर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसकी एटम में जो पहले इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी थी 10 जूल। ये एनर्जी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होके ये फाइनली मिनिमम मान लेते हैं, मिनिमम में 0 जूल, कुछ एनर्जी नहीं बची, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया। मान लेते हैं ऐसे कि 10 जूल की पहले एनर्जी थी, वो डिक्रीज होते होते वो बन गया 0 जूल। तो जब ये ऐसा हुआ होगा तो पहले 10 से किस में आया होगा 9.9, फिर 9.8, फिर 9.7 और डिक्रीज हुआ होगा 9.6। ऐसे आते आते बहुत टाइम लेके इसने क्या बना दिया होगा, उसको 0 जूल बना दिया होगा। तो जब आप देख रहे हो तो 10 से ये जब 0 में आया तो इसने ऑल वैल्यूज को ऑक्यूपाई किया, ऑल वैल्यूज ऑक्यूपाइड। इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आया तो एक बार दोबारा सुनिएगा। इनिशियल एनर्जी 10 थी और 10 से इसने जो फाइनल एनर्जी हुआ वो 0 हुआ। ठीक है, 10 से कितना 0 हुआ, तो वो यह अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्ट 10 से 0 में नहीं आया है, 9.9, 9.8, 9.7, ये बीच की सारी वैल्यूज को ऑक्यूपाई करते हुए आया। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, अब ये इसको ऐसे समझ सकते हैं,
कि एक आदमी लिफ्ट में बैठा था, उसका 10th फ्लोर था। जब वो नीचे को आएगा तो वो 10th फ्लोर से पहले 9th में, फिर 8th में, 6th में, 7th में, बीच में जितने वैल्यू हैं सब वैल्यूज़ को ऑक्यूपाई करते हुए आएगा। लास्ट में भले वो मिनिमम पर पहुंचेगा लेकिन सारी वैल्यूज़ को ऑक्यूपाई करते हुए आएगा। तो ऐसी चीज़ को आप क्वांटाइजेशन नहीं बोलते, ऐसे को बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। एक आदमी यही है, ये 10 से शुरुआत किया, 10 जूल से शुरुआत किया, ठीक है। इसने बीच में 9.8, 9.7, 9.6 ये कोई ऑक्यूपाई नहीं किया। ये 10 से डायरेक्ट 9 जूल पर आया, 9 जूल के बाद डायरेक्ट ये 8 जूल में आया, 8 जूल के बाद डायरेक्ट ये 7 जूल में आया। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज को ऑक्यूपाई कर रहा है। डिस्क्रीट मतलब समझ में आ रहा है, कोई फिक्स्ड वैल्यूज को ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरे नहीं आ रहा है। 9.9, 9.8, 9.7, 9.6 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ये 10 से डायरेक्ट 9 में आया, 9 से डायरेक्ट किस में आया, 8 में, 8 से डायरेक्ट किस में आया, 7 में, 7 से अगला डायरेक्ट किस में जाएगा, 6 में, 6 जूल, 6 से फिर किस में जाएगा, 5 जूल। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज को ऑक्यूपाई कर रहा है, कंटिन्यूस वैल्यूज को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। समझ में आया। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, अगर मान लो एक किसी एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस समझ में आ रहा है, 1 मार्क्स का टोटल 10 क्वेश्चंस थे, इसको ऐसे समझ सकते हैं। किसी मल्टीपल चॉइस में आपका 10 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, मान लेते हैं ऐसे, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन सही होने के आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो आपके पॉसिबल मार्क्स क्या क्या आ सकते हैं, अगर कोई बोले पॉसिबल मार्क्स, आपके क्या क्या मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन सही करोगे तो आपके 10 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 9 क्वेश्चन सही करोगे तो 9 मार्क्स आ सकते हैं, 9.5 नहीं आ सकते क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो या तो 10 आएंगे या फिर 9 आएंगे, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप यही डिस्क्रीट वैल्यूज़ को, डिस्क्रीट वैल्यू मतलब फिक्स्ड वैल्यूज़ को ही आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि 9.75 मार्क्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो आप बोलोगे नहीं आ सकते, क्योंकि मल्टीपल चॉइस हैं, या तो सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो आपका 10 आ जाएगा और गलत होगा तो 9 मार्क्स आएंगे, 9.5 मार्क्स आना पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी है। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। जो एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो है फिक्स्ड, और फिक्स्ड के साथ साथ है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब समझ में आया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। आप ऐसे समझ लीजिए कि एटम के अराउंड ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी एनर्जी रहेगी फिक्स्ड। एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स। और फिक्स्ड के साथ ये एनर्जी क्वांटाइज्ड भी रहेगी। अब क्वांटाइज का मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू को ही ऑक्यूपाई कर सकता है। फिक्स मतलब समझ में आया। मान लेते हैं कि मैंने बोला इसकी 2 जूल की एनर्जी है, तो 2 के बाद 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा नहीं, कोई एक डिस्क्रीट वैल्यू ही ऑक्यूपाइड होगी। समझ में आया। उसमें भी उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी, और साथ में वो एनर्जी क्या भी होगी, क्वांटाइज्ड भी होगी। जिसे समझ में आ रहा है। अगर आपके पेपर में 7 मार्क्स आए किसी एग्जाम में तो अगले साल भी 7 ही रहेंगे भैया। रिपोर्ट कार्ड में अगर 7 मार्क्स लिखे हैं तो अपने आप वो 7, 8 नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है। मैंने बोला आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपका एग्ज़ाम में 7 मार्क्स आ गए, मान लो एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप अगले साल रिपोर्ट कार्ड देखोगे तब भी एनर्जी कितनी रहेगी, एग्ज़ाम में मार्क्स 7 ही रहेंगे। तो इसका मतलब आपका एनर्जी तब भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। 7 मार्क्स थे तो 7 ही रहेंगे। और साथ में जो ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स क्वांटाइज भी हैं। क्वांटाइज मतलब या तो 7 आ सकते हैं, या 8 आ सकते हैं, या 9 आ सकते हैं। बीच की वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। बीच की वैल्यू से मेरा मतलब है 7.1 मार्क्स नहीं आ सकते, 7.2 मार्क्स नहीं आ सकते, 7.3 मार्क्स नहीं आ सकते। ऐसा ही एटम में भी होता है। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, और साथ में जो एनर्जी वाला पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी एनर्जी पॉसिबल है, जो एनर्जी के पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्वांटाइज्ड रहते हैं। समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन का मतलब कोई डिस्क्रीट वैल्यू ही होगी, कंटिन्यूस वैल्यूज़ अलाउड नहीं हैं। तो पहले आपको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया।
अब चलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की ओर। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया ना। पहले ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है और एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती, एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होगी, उसके एक डिस्क्रीट वैल्यू ही होगी। समझ में आ गया। जैसे आपने कहा 10 जूल की एनर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती है, भैया इलेक्ट्रॉन की एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है, हमारी मर्जी के हिसाब से वो वैल्यूज को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अगर उसकी डिस्क्रीट वैल्यू अगर 2 है तो 2 ही करेगा, 2.1 नहीं करेगा, 2.2 नहीं करेगा, 2.4 भी नहीं करेगा। जो उसकी डिस्क्रीट वैल्यू है उसकी पहले से तय वैल्यू है, तय मतलब समझ में आ रहा है, जो उसने पहले से सोचा है वो उसी को ही बोलेगा। समझ में आ गया। जैसा बहुत सारे आप क्वेश्चनों का आंसर में होता है, उनके डिस्क्रीट आंसर होते हैं, जैसे आपसे एक्सपेक्टेड होता है, अगर आप आंसर वैसा ही देते हैं तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। समझ में आ गया। तो डिस्क्रीट या क्वांटाइजेशन का वर्ड मतलब समझ में आना जरूरी है कि भैया जो एक डिस्क्रीट वैल्यू को ऑक्यूपाई करते हैं उसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की ओर। चलिए, बोहर एटॉमिक मॉडल भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। बहुत सारे रूल रदरफोर्ड के जैसे हैं। जैसे पहला रूल ये है कि सेंटर में आपका एटम के सेंटर में एक हैवी चीज़ है जिसको रदरफोर्ड ने भी माना था, इसने भी माना, उसका नाम है न्यूक्लियस। किसी भी एटम के सेंटर में एक हैवी चीज़ होती है, उस हैवी चीज़ को इसने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस। पहला रूल ये। रूल नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये भी पता है उन सर्कुलर पाथ को, ठीक है, रदरफोर्ड ने ऑर्बिटल बोला था। अब यहां देखिए इन्हें एक नया वर्ड ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है। तो मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इस पाथ में घूम रहा है, तो अगर इस पाथ में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। बोहर का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का ही अपग्रेड वर्जन है ना। रदरफोर्ड ने भी ये माना था कि न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस एक हैवी होता है जिसमें एटम का ज़्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है और उस सर्कुलर पाथ को आपका जो रदरफोर्ड है वो आपका ऑर्बिटल बोलता था। इसने एक वर्ड ऐड कर दिया कि सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स्ड रहती है, तो इसलिए इसने इसका नाम रख दिया एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स और सेल्स। एनर्जी लेवल या आप उसको क्या बोलते हो? सेल्स बोलते हो। उसने नाम भी दे दिया KLMN, ऐसे नाम दे दिए। ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रदरफोर्ड के ही मॉडल में पहला वर्ड ये ऐड किया कि एनर्जी जो है, एनर्जी फिक्स रहती है, एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। ठीक है। नंबर 2, ये एनर्जी भी सारी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का ऑक्यूपेशन है, जिन जिन एनर्जी को वो रख सकता है, वो एनर्जी के पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, पॉसिबल एनर्जी लेवल जिसको आप क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स बोलते हैं ना, तो पॉसिबल एनर्जी लेवल कौन कौन हो सकते हैं? उसने बोला कि वही ऑर्बिटल या वही पॉसिबल एनर्जी लेवल हो सकते हैं जिनमें MVR को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। MVR को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π। अभी आप इसको जस्ट याद कर लो कि ऐसा एक रूल आया, क्योंकि अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं कि ये MVR क्या है, N क्या है, H क्या है, 2π क्या है। अभी हम इसको बाद में ये डिराइव भी करेंगे कि ये रिलेशन कहाँ से आया, ये बोहर को ये ख्याल कहाँ से आया कि MVR इक्वल टू NH/2π होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि वही ऑर्बिटल अलाउड हैं, सिर्फ वही चीज़ में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, उन्हीं ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जिनके लिए MVR इक्वल टू NH/2π है। वो कंडीशन याद है ना, मैंने बोला था अगर आप एक पेपर देते हो, एग्जाम कराते हो, तो आप या तो 10 मार्क्स आएंगे, 9 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज आएगी, क्वांटाइज्ड वैल्यू आएंगी। अपनी मर्जी का कोई रैंडम वैल्यू 9.1, 9.2 नहीं ऑक्यूपाई कर सकता।
क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जो था वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो इसके बीच में लिमिटेशन एक एक का ही डिफरेंस आएगा। आई बात समझे? सेम यहाँ भी है, यहाँ जो एक कंडीशन है, ये कंडीशन है MVR इक्वल टू NH/2π। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटलों में पाया जाएगा जिनके लिए MVR, जिसको आप एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, उसकी वैल्यू NH/2π हो। ये कहाँ से आया मैं बाद में डिराइव कराऊंगा। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या है समझ में आ गया ना? पहला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का ज़्यादातर पॉजिटिव नहीं, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली एंटायर मास is located at small region called nucleus. Electron revolve around nucleus in circular path of fixed energy. उसको उसने एनर्जी लेवल्स या सेल दिया, नाम रखा K11, ऐसे इसने नंबर लिखा। और थर्ड ये बोला रूल, इसमें कि सिर्फ वही एनर्जी के लेवल्स या सेल्स अलाउड हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल्स में पाया जा सकता है, वही वैल्यूज अलाउड हैं जिनके लिए MVR इक्वल टू NH/2π है। ठीक है। और एक लास्ट, अगर आप देखोगे कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन करेंगे। इस अट्रैक्शन को वैलेंस किया जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन गोल करके घूमता है, कोई भी चीज़ गोल करके घूमता है तो उसमें एक फोर्स लगता है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, उसमें जो इनवर्ड फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसको कौन बैलेंस करता है? एक एटम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो किसके बराबर होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। ये बोहर के एटॉमिक मॉडल के 4 बेसिक से रूल हो गए कि आपका किसी भी एटम में सारा पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादातर मास बहुत छोटे से रीजन में होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हो। दूसरा ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, उन सर्कुलर पाथ की फिक्स्ड एनर्जी होती है, नाम उसका एनर्जी लेवल्स या सेल रखा और उनको नंबर K11 ऐसे दिया। ठीक है। और थर्ड रूल ये है कि उनकी वही पॉसिबल एनर्जी लेवल्स अलाउड हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का MVR, M इज मास, V इज वेलोसिटी, R इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है। MVR इक्वल टू NH/2π होता है। और लास्ट चौथा जो रूल है कि इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व करते वक्त अट्रैक्शन जो लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ से कंडीशन आती है कि अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, MVR इक्वल टू NH/2π के इक्वल नहीं होता, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का MVR इक्वल टू NH/2π नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, डज नॉट occupies those orbitals, those cells, these cells। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उन सेल्स को ऑक्यूपाई नहीं करेगा जिनके लिए MVR इक्वल टू NH/2π है। तो उसमें क्या करेगा? मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, जिसके लिए MVR इक्वल टू NH/2π नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा, या वो एनर्जी को गेन भी कर सकता है। एनर्जी को लॉस करेगा या एनर्जी को गेन करेगा। लॉस करेगा तो वो अंदर आ जाएगा, तब तक अंदर आएगा जब तक दोबारा से कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। इस केस में फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? MVR इक्वल टू NH/2π, ये स्टेशनरी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? MVR इक्वल टू NH/2π नहीं था तो वो एनर्जी को या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। लॉस करेगा तो अंदर आ जाएगा और तब तक आएगा जब तक उसका MVR इक्वल टू NH/2π न हो जाए, और गेन करेगा तो वो बाहर चले जाएगा और तब तक जाएगा जब तक फिर से क्या ना हो जाए, MVR इक्वल टू NH/2π ना हो जाए। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटलों में पाया जा सकता है जिनके लिए MVR इक्वल टू NH/2π होता है। अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी को गेन करेगा या एनर्जी को लॉस करेगा, तब तक करेगा जब तक MVR इक्वल टू NH/2π ना हो जाए।
समझ में आ गया। लास्ट जो है लास्ट रूल वो भी समझा देते, ध्यान से देखना लास्ट रूल क्या है। अब मान लो इसकी एनर्जी जहाँ पर ये पहले था, इसकी एनर्जी मान लेते हैं E1 था, और जहाँ ये चला गया इसकी एनर्जी है E2। पहले एनर्जी थी E1 और उसने फिर कहाँ चला गया E2। तो जो ये E2 माइनस E1 है, E2 माइनस E1, तो ये किसके बराबर है, लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, ठीक है। और ये EM वेव की जो एनर्जी है इसको मैं डेल्टा E लिख दूं, तो आपका प्लैंक ने बताया था वो थे E इक्वल टू एच न्यू। तो भैया यहाँ से एक और रूल बन गया कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन या लॉस करेगा उसकी वैल्यू डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगा, ठीक है, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ये बाद में बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, सब कुछ करने वाले हैं एक एक करके। तो आपको बोहर के 5 रूल समझ में आ गए होंगे। पहला कि सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से रीजन में होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। नंबर 2 ये है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिसको आप एनर्जी लेवल्स या सेल्स बोलते हो, KLMN करके लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में नहीं पाया जा सकता, इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जा सकता है जहां MVR इक्वल टू NH/2π हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। उसके बाद लास्ट वाला रूल ये था, ये तो बताया है ना, क्या समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि MVR इक्वल टू NH/2π नहीं होता है तो एनर्जी को गेन या लॉस करता है, तब तक करता है जब तक MVR इक्वल टू NH/2π ना हो जाए। इसके लिए जो एनर्जी को एब्जॉर्ब या लॉस करेगा वो हमेशा EM वेव के फॉर्म में करेगा, और EM वेव डेल्टा E इक्वल टू H न्यू होता है, ठीक हो गया। ये हम इसके बाद आप बोहर एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन करेंगे। तो पहले आपको बोहर एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया होगा बेसिक सा, ये वाला रूल और ये वाला रूल तो बहुत हद तक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से मिलता है। हाँ, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। क्वांटाइजेशन समझ में आ गया होगा कि एनर्जी फिक्स रहती है, साथ में डिस्क्रीट भी होती है। डिस्क्रीट का मतलब समझ में आ गया होगा, सारी पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं होती है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ ही होते हैं, कुछ वैल्यूज़ को वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। आप पेपर वाला कंसेप्ट याद करिएगा कि 10 के बाद 9 ही हो सकता है, बीच में रैंडम वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है कि 10 के बाद 9.8 9.7 ये वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। तो 10 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 9 आएगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस है, तो आप आधी मार्किंग वाला स्टेप नहीं यूज़ कर सकते। तो 10 के बाद 9 ही होगा, बीच की वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। बीच की वैल्यूज़ होंगे तो या तो एनर्जी को गेन या लॉस करके या तो 10 में चले जाएगा या 9 में आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो बोहर के 5 पोस्टुलेट्स हैं, 5 रूल हैं। अब हम इनकी मदद से बोहर के एप्लीकेशन करेंगे कि बोहर ने क्या क्या निकाला है, ठीक है। ये बोहर के एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई और टॉपिक है जिसके बारे में प्रॉब्लम हो तो आप इसके बारे में कमेंट भी करिए, ठीक है।